चाहे वो प्लेंटिफ की साइड से फाइल किया गया प्लेंट हो या डिफेंडेंट की साइड से आया हुआ रिटन स्टेटमेंट, दोनों ही चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसके ड्राफ्टिंग की होती है। यानी एक केस की कंडीशन, केस का फैसला डिपेंड करता है इनकी ड्राफ्टिंग के ऊपर। और हर एक वकील को, हर एक प्लीडर को, हर एक एडवोकेट को इनके ड्राफ्टिंग से रिलेटेड स्किल्स के मामले में दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट के ड्राफ्टिंग के प्रोविज़न, जैसे कि इसमें कंटेंट क्या क्या आते हैं, इसका पूरा बॉडी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो चाहे वो प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, दोनों की ड्राफ्टिंग में आपको एक जनरल आइडिया लेके चलना है कि ड्राफ्टिंग में मेनली 3 पार्ट होते हैं, जहाँ पे सबसे पहला पार्ट इसके हेडिंग और टाइटल का होगा, दूसरा पार्ट इसके बॉडी ऑफ प्लेंट का होगा या बॉडी ऑफ रिटन स्टेटमेंट का होगा, जो भी बॉडी है, और यहाँ पे इस ड्राफ्टिंग के मामले में जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा पार्ट इसके वेरिफिकेशन का होगा, जहाँ पे व्यक्ति साइन करके वेरीफाई करेगा कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे कही हैं वो सब मेरे नॉलेज में है, मेरे द्वारा इसकी सूचना दी गई है और ये सब की सब सत्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेंट के ड्राफ्टिंग के मामले में। तो प्लेंट के ड्राफ्टिंग के मामले में जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ पे कोर्ट के नाम लिखने से होगी। जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा, फिर उसके नीचे सिविल सूट नंबर जो भी होगा, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे पार्टीज़ का नाम, जो भी पार्टीज़ हैं, प्लेंटिफ, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ के साइड से प्लेंट जा रहा है इसलिए प्लेंटिफ का नाम पहले, और फिर उसके नीचे डिफेंडेंट का नाम, और नाम के साथ साथ यहाँ पे उसका एज, उनका कास्ट और वो कहाँ पे रह रहे हैं ये चीज़ मेंशन करना, उनके पापा का नाम, उनके पिताश्री का नाम, ये मेंशन करना आवश्यक चीज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बॉडी ऑफ प्लेंट की साइड में। तो बॉडी ऑफ प्लेंट की साइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट से लेके 4th पार्ट तक में यहाँ पे स्टार्टिंग होगी कॉज ऑफ एक्शन के मामले में, सारे मटेरियल फैक्ट दिए जाएंगे, फिर कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज हुआ और इनमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये फर्स्ट से लेके 4 पॉइंट तक ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर 4 पॉइंट के बाद उसके नीचे जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे ज्यूरिडिक्शन के मामले में, कि इस कोर्ट को, जिस कोर्ट के सामने ये मुकदमा पेश किया जा रहा है, उनको इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू होगी, अगर कोई एस्टिमेट वैल्यू है तो उस वैल्यू के बारे में लिखा जाएगा, और अगर नहीं है तो एवरेज वैल्यू के बारे में लिखा जाएगा। और उसके जस्ट नीचे बॉडी ऑफ प्लेंट के अंतर्गत सबसे लास्ट पॉइंट लिखा जाता है वो चीज़ें जो कि प्रे की जाती हैं या फिर रिलीफ जो क्लेम किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। और उसके बाद बॉडी ऑफ प्लेंट के जस्ट नीचे जो होता है, लेफ्ट साइड में प्लेंटिफ के एडवोकेट का साइन होगा और राइट साइड में प्लेंटिफ का खुद का साइन होगा। फिर हम आते हैं इसके बॉडी के बाद जो इसका तीसरा पार्ट है, प्लेंट के ड्राफ्टिंग का तीसरा पार्ट, जो कि वेरिफिकेशन का है। वेरिफिकेशन बॉडी ऑफ प्लेंट के जस्ट नीचे होता है, जहाँ पे वो व्यक्ति अपना नाम बताते हुए ये कहता है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं सब मेरे नॉलेज में बताए गए हैं और सब के सब सत्य हैं। फिर वो अपना साइन करता है और उस पर डेट डालता है और वो उस जगह का नाम डालता है जहाँ पे वो केस चल रहा होता है। जैसे कि स्पेशली इस प्लेंट के ड्राफ्टिंग में देखेंगे तो पहले पॉइंट में, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे फैक्ट बताया गया, जितने भी फैक्ट्स हैं कि एक घर है, उस घर के सिलसिले में एक एग्रीमेंट हुआ है जो डिफेंडेंट के साथ साइन हुआ था, 5 लाख रुपए तय हुआ था, मैंने 50,000 उठा के इनके एडवांस दे दिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया कि क्या हुआ था, किस वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। यहाँ पे एग्रीमेंट नॉन परफॉर्मेंस हुआ, सामने वाली डिफेंडेंट जो पार्टी थी उन्होंने अपनी नॉन परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस करने से इनकार कर दिया, इस वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत वो अपनी इच्छा बताते हैं कि मैं अपना पार्ट जो है परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, बस खाली डिफेंडेंट नहीं तैयार हो रहा है। यहाँ पे 4th पार्ट के अंतर्गत कॉज ऑफ एक्शन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हुए, उसको और क्लियर करते हुए बाकी की चीज़ें बताई गई हैं। 5th पार्ट के अंतर्गत ज्यूरिडिक्शन के मामले में बताया गया है क्योंकि ये एग्रीमेंट जो हुआ है वो जयपुर में साइन हुआ है और डिफेंडेंट भी जयपुर में रहता है, इसलिए यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन जो मिला हुआ है वो जयपुर कोर्ट को, जो जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको मिला हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि 7वां है, ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में, यहाँ पे मकान की वैल्यू जो कि 5 लाख है वो बताई गई है। और 7वें पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पे रिलीफ क्लेम करते हुए कहा गया है कि यहाँ पे या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाए और वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको पूरा कराया जाए, घर इनको ट्रांसफ़र कराया जाए, इनके पोजेसन, इनको ओनरशिप मिल जाए, और या फिर जो भी इन्होंने एडवांस दिया था वो वापस किया जाए। और यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इनको डैमेज हुआ है उसकी वजह से 4,50,000 या 4,50,000 रुपीज़ इनको दिए जाएँ एज अ क्लेम। अब जैसा कि रिटर्न स्टेटमेंट के आप ड्राफ्टिंग के मामले में जो मॉडल आपके सामने है इसको आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेन
प्लेंट की तरह कोर्ट का नाम है, फिर उसके नीचे पार्टीज का नाम है, दोनों पार्टीज का, जो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, और उसके नीचे बॉडी ऑफ प्लेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे केवल 4 पॉइंट इन्होंने डिफेंडेंट ने दिए हैं। आपको बता दें कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग की जाए एक प्लीडर के थ्रू, एक वकील के थ्रू, और इसके अलावा एक डिफेंडेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी एलिगेशंस उस प्लेंट की साइड से किए गए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, यहाँ पे उनको नकारते हुए अपने सारे पॉइंट्स, अपने तथ्य रखने चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसको नकारते हुए, उसको मना करते हुए चीज़ें नहीं करी, तो ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया है और उस व्यक्ति के खिलाफ पे डिग्री पास की जा सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अंतर्गत जो भी दावे उन्होंने किए थे, जो भी एलिगेशंस करे थे, सबसे इनकार किया है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट होने से मना किया है, और कोई भी तरह का पैसा मिलने से मना किया कि मुझे कोई ऐसा पैसा मिला ही नहीं, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो अब ये बताइए कि जब कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होता तो मैं इस मामले में जिम्मेदार कैसे हुआ, मैं इनको रिलीफ कैसे वापस कर दूँ। और उसके बाद बॉडी ऑफ प्लेंट के जस्ट नीचे ये अपना डिफेंडेंट के एडवोकेट का साइन और डिफेंडेंट का खुद का साइन, और किस प्लेस पे ये हुआ है उस प्लेस का नाम और डेट पड़ेगा, और उसके नीचे तीसरा पार्ट जो कि वेरिफिकेशन का है वो पड़ेगा, जहाँ पे डिफेंडेंट अपना नाम बताते हुए ये चीज़ें वेरीफाई करता है, साइन करता है कि जितनी भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं सब मेरे नॉलेज में की गई हैं और सब की सब सच हैं। तो ये था सीपीसी के अंतर्गत आने वाला प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के ड्राफ्टिंग के बारे में प्रोविज़न और उसके बारे में जो भी पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।